मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप स्टडी करते हैं टीईटी, पीटी, आईआईटी जैम, नेट के मैथमेटिक्स की। आज हम डिस्कस करेंगे नेट जून 2011 के क्वेश्चंस की, और इसमें हम देखेंगे कि किस टेक्निक से हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप कनेक्टिविटी में हमारे साथ रह सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि एस हमारे पास क्या है। सबसे पहले नोटेशन समझना जरूरी है। यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है, AIJ 5x5 ऑर्डर की है। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5x5 की एक मैट्रिक्स को बना लेंगे। अब उसके बाद इसने कहा है कि AIJ जो एलिमेंट हमारे पास है वो 0 या 1 है, यानी कि जो एंट्रीज हमारे पास आएंगी वो 0 या 1 से आएंगी। दो एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है, मतलब दो चॉइस हमारे पास हैं फॉर ऑल IJ, सभी IJ के लिए। अब इसको पढ़ना महत्वपूर्ण है, जो आपको ही दिया गया है। इसी के बेस पे क्वेश्चन हमारा आगे चलता है। दो प्रॉपर्टी जो आपको दी गई हैं, इनका मतलब समझिए। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें लिखा है समीशन J, और यहाँ पे AIJ इक्वल टू 1, और यहाँ लिखा है फॉर ऑल I। इसका मतलब ये हुआ कि जो J की वैल्यू हमारे पास है वो कहाँ से लाई करेगी। इसको आप इस प्रकार से देखेंगे कि J लाइज बिटवीन J लाइज फ्रॉम 1 to 5, और AIJ इक्वल टू 1 फॉर ऑल I। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप I लेंगे तो I को आपको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे आप I को 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे जो सम बनेगा वो यहाँ पे जो सम आप बनाएंगे समीशन J वेरीज 1 to 5 और A1J आप बनाएंगे इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 1 प्लस A12 प्लस A13, हमने J की वैल्यू रखनी शुरू कर दी है। यही इस क्वेश्चन का क्लिक है जो आपको समझना है। ये सम हमारा कितना आया, 1 आया। तो यहाँ से आपको जानकारी मिल गई कि जो पहली रो है हमारे पास उसके एलिमेंट्स का सम हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये हमारे पास सम कितना आना चाहिए, सम ऑफ द ईच रो हमारे पास 1 आना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। अब सेकंड, जब आप I को हमने यहाँ पे 1 फिक्स किया था, जब आप इसको I को 2 लेंगे तो सेकंड रो के एलिमेंट आएंगे, तो इनका सम भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे हर एक रो के लिए सम हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। पांचों रो के लिए एक कंसेप्ट है। अब जो सेकंड 1 वाली प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड 1 की। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ वेरी जो कराया है, वेरी कराया है J को। जब J वेरी होगा, फॉर ऑल J कहा है, तो J को जब हम 1 रख लेंगे तो हमारे पास जो कॉलम है वो कॉलम फिक्स हो गया, और I वेरी कर रहा है, I वेरीज 1 to 5। तो हर एक कॉलम में जो सम हमारा आएगा वो हमारा 1 आएगा। ऐसे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सभी में हमारा सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब आपको बताना है कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द S बताना है कितना आएगा। तो इसका मतलब हमें जो मैट्रिक्स बनानी है 5x5 की, वो ऐसी बनानी है जिसमें कि पांचों रो में जो रोज का सम है, अलग अलग रो का जो सम है वो आपका 1 आना चाहिए, और कॉलम का सम भी बनाना चाहिए। देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी कब आएगी, जब आपका अगर यहाँ पे 1 आ गया तो उसके नीचे सब आपके एलिमेंट 0 आने चाहिए। फिर आपका दूसरे तीसरे प्लेस पे हमारे पास 1 यहाँ आ गया तो उसके ऊपर 0, नीचे 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 की चॉइस है आपके पास, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो हमारे पास आएंगी, तो सबसे पहले एलिमेंट को जो चॉइस है वो आपके पास 5 आएंगी। अब 1 के नीचे दोबारा 1 नहीं आएगा, तो अब चॉइस हमारे पास कितने रह जाएंगी, 4 रह जाएंगी। ऐसे ही करते करते चॉइस हमारे 3 रह जाएंगी, फिर 2, फिर 1। तो इस तरीके से तो हमारा आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल 5। इसी क्वेश्चन को अदर बुक्स के अंदर अलग लैंग्वेज में दे रखा है, जिसमें कि ये कहा है कि एक ऐसी 5x5 की मैट्रिक्स बनाइए जिसमें ईच रो और ईच कॉलम का जो सम है वो हमारा 1 आना चाहिए। और ये हमारे पास किस तरह लिखा गया है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन की जो टर्मोलॉजी है उसको समझने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन जब आपने एक बार ये रीडिंग कर ली है तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जल्दी से समझ पाएंगे।
तो वैसे देखते हैं तो इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा भी नहीं था, मॉडरेट था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, ऐसे 4 डिजिट नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं विद नो 2 डिजिट्स कॉमन, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका इजी था, जिसमें कि कोई भी 2 डिजिट कॉमन नहीं है, एनी 2 कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे हमारे पास यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा, यही मतलब हुआ इसका, रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। तो फर्स्ट नंबर को फिल करने के तरीके 9 हुए, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे आप 0 को नहीं रख पाएंगे, 1 2 से लेकर 9 तक रख पाएंगे। अब यहाँ रिपीटिशन नहीं होना है, लेकिन यहाँ पे 0 को आप पुट कर सकते हैं, और जो नंबर आपने पहले ले लिया था यहाँ पे इन 9 में से कोई एक चॉइस ली थी, वो नंबर यहाँ नहीं रखा जाना है। तो 0 को इंक्लूड करेंगे तो नंबर दोबारा हमारे पास कितने बचे, 9 बचे। इसके बाद हमारे पास 2 नंबर यूज हो चुके, तो हमारे पास 8 बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 की अवेलेबिलिटी रहेगी, इसलिए इस तरीके से आंसर निकलेगा। यहाँ पे चॉइस आपकी कितनी रहेगी, 7 रहेगी। तो इस प्रकार से जो आपका सॉल्यूशन है 9 × 9 × 8 × 7 4536, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में किस प्रकार का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है, और ऐसे इजी क्वेश्चन हर एक पेपर में आपके यहाँ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका फॉर्मूला बेस है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं इन द सेट, जिसमें कि m कौन कौन से नंबर ऐसे होंगे जो 1 से 1000 के बीच में लाई करेंगे, लेकिन m और 1000 क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, यानी कि उनका जो SCF है, जो उनका GCD है, वो कितना होना चाहिए, वो हमारा 1 होना चाहिए। तो रिलेटिव प्राइम निकालने के लिए क्या कंसेप्ट होता है, इसमें देखिए 1 के ऊपर इक्वलिटी होल्ड हो रही है, 1000 के ऊपर भी इक्वलिटी होल्ड हो रही है। तो यहाँ हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। व्हाट वी रिक्वायर इज फाई। तो हमें अगर आपके किसी भी फाई एन, हमारे पास एक फंक्शन होता है यूलर फाई फंक्शन, इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको अगर देखनी है तो आप देख सकते हैं, चैनल पे ऊपर अपलोडेड है। यूलर फाई फंक्शन काफ़ी डिटेल में इसकी स्टडी कराई गई है। जो फाई एन हमारे पास होता है वो नंबर ऑफ इंटीजर्स बताता है हमें, जो कि एन के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं, और उसमें हम क्या लेते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं, तो इसको हम फाई एन बोलते हैं। अब फाई एन को 400 निकाला गया है, तरीका मैं बता देता हूँ। आप इसको क्या करेंगे, 10 की पावर 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे जितनी पावर, 2 तरीके हैं निकालने के, दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। 10 जब आप निकालते हैं 10 की पावर n, तो 2 की पावर n - 1 इंटू 10 की पावर, तो देखिए ये फॉर्मूला मैंने करेक्ट किया है। ये फॉर्मूला आपके पास आता है 4 × 10 की पावर n - 1, तो यहाँ पे 4 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास 400 आ जाएगा। एक और तरीका है, अगर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 में, तो दोनों नंबर आपस में क्या है, कोप्राइम है। जब दोनों कोप्राइम होते हैं तो दोनों के लिए यूलर फाई फंक्शन अलग अलग वर्क करता है। उसके बाद कंडीशन क्या होती है, जो भी हमारे पास फाई अगर प्राइम की पावर n हमारे पास होती है तो उसके लिए रिजल्ट होता है p की पावर n माइनस p की पावर n - 1। तो ये पूरी कंप्लीट स्टडी मैंने आपको करा दी है। तो 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, और यहाँ 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2। तो जब यहाँ पे आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास 400 ही आंसर आ जाएगा। तो जब भी आप नेट में क्वेश्चन करते हैं तो यूलर फाई फंक्शन की डेस्क्रिप्टिव स्टडी आपको आनी चाहिए। यूलर फाई फंक्शन आपका जो नंबर थ्योरी है उसमें भी काम करता है, और जो आपके क्वेश्चन आते हैं मॉडल अलजेब्रा के अंदर, ग्रुप थ्योरी के अंदर, या फिर रिंग के अंदर, फील्ड के अंदर, वहाँ पे भी यूलर फाई फंक्शन का अपना रोल प्ले होता है। तो इसकी डिटेल स्टडी आप कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें यूनिट डिजिट बतानी है 2 की पावर 100 की। तो देखिए 2 मेथड हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले जो कंसेप्ट हमारे पास है इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। A कॉन्ग्रुएंट टू B मोडलो M। यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है इसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि A माइनस B हमारे पास डिविजिबल है किससे, M से, डिविजिबल बाय M।
एक मीनिंग तो इसका ये होता है, और दूसरा मीनिंग आप ध्यान रखिए, अधिकतर बुक्स में आपको यही दिया है, ए एंड बी लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन, सेम रिमाइंडर आपके पास आएगा व्हेन डिवाइडेड बाय एम। ए और बी सेम रिमाइंडर देंगे आपको कब, ए एंड बी लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एम, जब आप उसको एम से डिवाइड करोगे। या हम ये कहें कि ए माइनस बी डिविजिबल बाय है किससे, एम से। तो ये दोनों कंसेप्ट क्या है, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाय हैं, तीनों की तीनों लाइन। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, क्योंकि इस प्रैक्टिकल पॉइंट के ऊपर आपकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अब यहाँ पे जो पहली लाइन लिखी गई है कि 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 10, तो 2 माइनस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने बेसिक डेफिनेशन इसमें लगाई। उसके बाद हमने 2 की पावर रेस करनी शुरू करी है। तो 2 की पावर यहाँ पे अभी 2 मेथड हम डिस्कस करेंगे। ये मेथड फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, एक आसान तरीका भी है, इसको भी देखेंगे। यहाँ मैं ये जो पोर्शन है ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इससे और क्वेश्चंस आपकी इजी हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के और भी क्वेश्चन आपके नेट में या गेट में आए हुए हैं। तो 2 की पावर 2, हम 2 से किसी भी नंबर से मॉडुलस के अंदर क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास मॉडुलो सिस्टम होता है, मॉडुलो सिस्टम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही बचेगा। अब यहाँ पे हमने 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ऐसा करने से 2 की पावर 4 हो गया, और यहाँ पे 16 आएगा। बेसिकली यहाँ पे 16 आएगा, लेकिन 16 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हमारे पास 6 बचेगा। तो जनरली बुक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो ये हमें समझ में नहीं आता कि यहाँ पे 6 किस टाइप से आया। अब देखिए, जब भी आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इस 6 के अंदर, अब देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई की है, अब प्रोसेस देखिए, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई की है वो 2 की है। उसके बाद जो मल्टीप्लाई की है यहाँ पे 2 की पावर 2 की है। अब इसके बाद जब मल्टीप्लाई का केस बनाया गया है तो 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। अब 16 को जब हम पहले वाले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 16 यहाँ मल्टीप्लाई किया इसमें तो ये बना, और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ 16 में मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रीन कलर से मैंने किया है, तो यहाँ पे 6 का जब 6 के साथ मल्टीपल बनाते हैं तो लास्ट में 6 ही आता है। 6 की मल्टीप्लाई 6 के कितने ही मल्टीपल से करते हैं तो लास्ट में जो नंबर आएगा यूनिट डिजिट वाला वो 6 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये 6 यहाँ इसलिए लिखा गया है। वैसे कितना आएगा, 16 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। तो 96 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 6 बचेगा। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर बताई थी कि ए एंड बी लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय एम, तो आप यहाँ पे जो नंबर है, अगर आप ए को रिड्यूस करेंगे, मैंने हाईलाइट किया है, या बी को रिड्यूस करेंगे तो दोनों जगह सेम चीज चलती है। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या लाना है, 2 की पावर 100 लाना है, इसलिए हम पावर रेज कर रहे हैं। इसके बाद तो सिस्टम हमारा फॉलो अप हो गया। इसमें इसके बाद जो मल्टीप्लाई की है 2 की पावर 8 के बाद यहाँ पे 2 की पावर 8 की ही मल्टीप्लाई की है, फिर 16 की मल्टीप्लाई की है। लास्ट जो डिजिट हमारे पास आएगी, कंसेप्ट क्या है कि ये 6 ही बचता रहेगा। अब यहाँ पे 2 और 3 की मल्टीप्लाई की गई, जिससे 2 की पावर 96 बन जाए, वो आप देख सकते हैं। 2 और 3 32 को और 64 को ऐड करेंगे तो 96 बनेगा। फिर 4 और 1 की मल्टीप्लाई की, ये जो हमें ऑब्टेन हुई है इक्वेशन नंबर 4, और जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है 100 बनाने के लिए, 2 की पावर 100 को बनाने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। तो देखिए ये हमारे पास जो मेथड है ये आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड। ये काफी सारे क्वेश्चंस में काम करता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। जब आप 2 की पावर 10 निकालते हैं तो हमारे पास 1024 आता है। अब 2 की पावर 10 को जब आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पे ये जो पावर है 2 की पावर 10 की पावर 10 है। अब इस 10 को भी मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू 5 में ब्रेक कर लेता हूँ। जब हम यहाँ पे इसको पावर 2 बनाएंगे अब, तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। बाकी नंबर हमारा कुछ भी आता रहे इसमें, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, केवल यूनिट डिजिट की बात है, क्योंकि यूनिट डिजिट ही आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। अब यहाँ पे आपके पास यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसकी पावर
2 करने के बाद यूनिट डिजिट हमारे पास कितना बचेगा, आपका 6 बचेगा। यहाँ पे ये नंबर हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। अब 2 की पावर हमारे पास, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे 20 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 की पावर 10 था हमारे पास, और 20 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम 2 की पावर 20 × 5 भी लिख सकते हैं। एक बार अगर आपका 6 जनरेट हो गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 20 आ गया तो 5 पावर आप और इंक्रीज कर दें इसकी, तो यहाँ पे 6 की कितनी पावर इंक्रीज करेंगे, लास्ट में 6 ही बचेगा। तो ये 2 की पावर 100 जो आपके पास आएगा मोडुलो सिस्टम के हिसाब से, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आपके पास आएगी जब आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है कि हमें देखिए वहाँ तो हम 10 से ले रहे हैं, अब यहाँ से 10 की निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 की पावर 100 का लास्ट वाला जो नंबर आएगा वो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरीके से जो 2 की पावर में क्वेश्चन आएंगे उनकी मैनिपुलेशन इस प्रकार से हो जाएगी। इस मेथड को इसमें यूज करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द फैक्ट, ये फैक्ट आपको दिया गया है। देखिए समीशन का जो नोटेशन है ये प्रिंटिंग की वजह से इस तरीके से लिखा गया है। आप इसको समीशन n वेरीज 1 to infinity इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। काफ़ी बुक्स के अंदर ये इस तरह भी लिखा होता है 1 to infinity। तो जो भी आपका वेरिएशन है, n पे वेरिएशन हो रहा है, तो आप ये चीज़ अंडरस्टूड है कि n की वैल्यू 1 से। तो लिखने के 3 तरीके हैं, एक ये है, एक ये है। ये अलग अलग लैंग्वेज के अंदर, मतलब टाइपिंग के अंदर जब ये लिखा जाता है तो वहाँ पे जो नोटेशन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पे आपको बताई गई है कि log 2 की सीरीज होती है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो log 2 की जो सीरीज आपके पास आएगी 1 - 1/2 + 1/3, वो आपको पहले से भी याद होगी, प्लस अप टू इंफिनिटी। तो log 2 की सीरीज को इस तरीके से आप स्टैंडर्ड रेट के तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लें, आगे के क्वेश्चंस के लिए काम करेगी। अब इस पे वर्क करते हैं। जो हमें फाइंड आउट करना है, समीशन n वेरीज 1 to infinity लिख लें, और -1 की पावर n आपके पास है, नीचे n+1 है। अब आपको बताया था कि जब भी समीशन आपका बड़े लेवल पे चलता है, इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स तक, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको एज ए डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स लिखते हैं। एज ए डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स के फॉर्म में इसको लिखना पड़ता है। तो ऊपर क्या करेंगे, 1 के साथ n जोड़ेंगे और n हम इसमें घटाएंगे। तो ये समीशन आपका 2 जगह ब्रेक हो जाएगा। n वेरीज 1 to infinity, -1 की पावर, अच्छा यहाँ पे पावर आपकी n+1 थी, इसको मैं n+1 कर देता हूँ। यहाँ पे n+1 पावर है ऊपर -1 की। अब जब इसके अपोन में करेंगे आप, यहाँ पे 1 + n के अपोन करेंगे तो यहाँ पे n बचेगा, फिर -n के अपोन करेंगे तो -1 की पावर n+1 ये ब्रैकेट, और यहाँ पे ये आपका n+1 बचेगा। अब इसके ऊपर समीशन अप्लाई हो जाएगा। अब समीशन क्या होता है कि समीशन आपका डिफरेंस या सम के ऊपर अलग अलग ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट के साथ जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब 1 आप रखेंगे, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन में जो क्वेश्चन में दिया गया था वो n था, मैंने इसको क्वेश्चन के हिसाब से n+1 कर दिया। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे n ही है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमें सोल्व आउट करना है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे n है तो ये पावर हमारे पास n ही आएगी। वो क्वेश्चन में जो ऊपर दिया गया है वहाँ पे n+1 है, तो मैंने इसको देखिए यहाँ पे n+1 लिख दिया। टू एरर इज द ह्यूमन बीइंग, तो इसलिए हम इसको करेक्ट किया, हमने इसको n लिख दिया, और बाकी सब इसमें n+1 से कैंसिल आउट होकर सही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये समीशन जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखिए सीरीज क्या बनेगी, यहाँ -1 फिर +1/2 आएगा, फिर -1/3 आएगा। एक सीरीज तो आपकी ये चल जाएगी। फिर माइनस, जब आप इस पर समीशन खोलेंगे, जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे -1/2 आपका आएगा, और प्लस का 1/3 आपका आएगा, फिर ऐसे ही चलती रहेगी माइनस अप टू इंफिनिटी। अब इस सीरीज को, जो मैंने ऊपर log 2 की सीरीज लिखी थी, इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, यहीं से हमें पता लगेगा। ये जो 1/2 से यहाँ पे शुरू हो रहा है, ये जो सम हमारे पास है ये तो आपके पास आएगा log 2 - 1, और ये जो समीशन हमारे पास है इसमें माइनस का log 2 आएगा। माइनस का कॉमन लेंगे तो ये log 2 आएगा,
और यहाँ से जब माइनस ओपन करेंगे तो आंसर फाइनली हमारा आएगा 2 log 2, यहाँ पे 1 माइनस आएगा, माइनस का 2 log 2 और प्लस का 1, यानी कि 1 माइनस 2 log 2 हमारा आंसर आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके पास सेट दिया गया है 1/n sin 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो यहाँ देखिए हम टर्म्स को देखने की कोशिश करते हैं। जब n को जो ये सीक्वेंस बनेगी, ये जो सेट हमारे पास है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे तो 1 इंटू साइन 1 आएगा, तो ये साइन 1 हो गया। फिर 2 रखेंगे 1/2 साइन 1/2 हो गया। फिर 1/3 रखेंगे, मतलब n को 3 रखेंगे, साइन 1/3, इस तरीके से चलती रहेंगी। अब यहाँ पे जो साइन 1 की वैल्यू है, देखिए यहाँ 0 से 90 के बीच में ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में एप्लीकेबल होती है। ये 1 हमारे पास है, ये हमारा π/2 है। तो 1, 1/2, 1/3 इनके लिए जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी साइन की, वो आपकी 0 से 1 के बीच में आएंगी, छोटी होती जाएंगी। ये वैल्यूज छोटी होती जा रही हैं, रिवर्सिबल ऑर्डर चल रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पे एंगल ये 1, 1/2, 1/3 कर रहे हैं, तो साइन की जो वैल्यूज हैं, साइन की वैल्यूज हमारे पास क्या है, वो घटती जा रही हैं, यानी कि ये वैल्यूज आपके पास रिड्यूस होती जा रही हैं। और ये जो नंबर हैं, ये भी 1/2, 1/3, 1/3, 1/4 रिड्यूस होते जा रहे हैं। इसका मतलब जो इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, इस तरह की जो सीक्वेंस हमारे पास होती है 1, 1/2, 1/3, 1, 1/2, तो आपको पता है कि इसमें 0 हमारे पास लिमिट पॉइंट होता है। किस तरीके से निकाला जाता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n और साइन 1/n। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 0 इंटू टेंडिंग टू 0 बराबर क्या आएगा, 0। तो इसका केवल एक ही लिमिट होगा, 1 लिमिट पॉइंट होगा, इसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा और वो हमारा कितना होगा, 0। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी जो लेवल था वो भी आपका इजी फॉर्मेट का था, कोई टफ इसमें कंसेप्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन निकालनी है हमें एक वेक्टर स्पेस की जिसमें सभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएं। तो सबसे पहले तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो हमारे पास कंसेप्ट होता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है तो हमें डायगोनल और उससे ऊपर के एलिमेंट चाहिए, और ये एलिमेंट हमारे पास कितना आएंगे, 1 आएंगे, ये हमारे पास 2 आएंगे, इसी तरीके से ये n आएंगे। जब इन सभी एलिमेंट्स का सम करेंगे तो 1 + 2 + 3, ये फॉर्मूला आप याद कर लें, प्लस n तक, तो ये हमारे पास n + 1/2 आएगा। ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं, इतने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाने के लिए। और जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वेक्टर स्पेस बनाते हैं तो हमारे पास यही कंडीशन आएंगी। तो जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ V वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जिसमें कि ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगी, तो उस वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो n + 1/2 होती है, क्योंकि हमें उतनी ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आपके पास मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ती है जितनी भी फ्री एंट्री होती है। इसलिए एक वर्ड है फ्री एंट्री। जितनी भी फ्री एंट्री हमारे पास होती है, जिनको हम लोकेट कर सकते हैं, जिनको भर सकते हैं, वही हमारी डायमेंशन होती है जनरल सेंस में। अब यहाँ पे विद रियल एंट्रीज इसने कहा है, ये भी पढ़ना आवश्यक है। ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, ये आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल किसके लिए है, ये फॉर्मूला जब आपकी एंट्रीज रियल है, ये n + 1/2, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एंट्रीज आपकी रियल हो। अगर एंट्रीज आपकी कैसी होंगी, कॉम्प्लेक्स होंगी, तो ये फॉर्मूला आपका बदल जाता है। तो फिलहाल देखिए आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर भी आपको n + 1/2 इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे n - 1/2, यहाँ पे n + 1/2, इस तरह कंसेप्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो इनके आंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। फर्स्ट या सेकंड में से ही हमारा आंसर है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें पहले से याद है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए इसने क्या कहा है, एक कंडीशन ऑपरेट कर दी है कि ट्रेस 0 होना चाहिए। ट्रेस 0 होने का मतलब है कि जो मेन डायगोनल आपके पास था, इसके जो एलिमेंट्स का सम है a11 + a22 + ann = 0 है। तो ये जो कोई भी एक एलिमेंट है वो मैंने ये ले लिया, ये बाकी सबके ऊपर डिपेंड कर रहा है a22 इस तरीके से। तो इसका मतलब एक एलिमेंट क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो हम क्या करेंगे, जितने एलिमेंट मेरे पास थे n + 1/2
उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चन हमने नेट जून 2011 के डिस्कस किए, कुछ कंसेप्ट और फॉर्मूलास आपको लर्न कराने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।